नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 होगा। इससे पहले हो चुका था टेस्ट नंबर 6 का। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूरज की फोटोग्राफी का उपकरण है। सूरज की फोटोग्राफी का उपकरण क्या है? देखिए सी नंबर में, देखिए सी नंबर में क्या दिया है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ के द्वारा जो है ना सूरज की फोटोग्राफी को जो है ना मापा जाता है। सूरज की फोटोग्राफी को मापा जाता है तो क्या हो जाए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। देखिए ए ऑप्शन में दिया है पाइर हेलियोमीटर। पाइर हेलियोमीटर के द्वारा जो सौर विकिरण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? सौर विकिरण को मापा जाता है। बी नंबर में देखिए दिया लक्सीमीटर। लक्सीमीटर के द्वारा जो प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। देखिए डी नंबर में दिया है बोलोमीटर। डी नंबर में दिया है बोलोमीटर। बोलोमीटर के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापा जाता है। इन चारों को आप याद रखेंगे, चारों जो है इंपॉर्टेंट है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, इसका क्या कारण है? मतलब कौन सा नियम के कारण जो नाव पीछे खिसकता है? तो ये न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है। न्यूटन का तृतीय गति नियम है, जो कि कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी नियम के तहत जो जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। देखिए ऑप्शन बी में दिया है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम के द्वारा जो ना बल का जो व्यंजक प्राप्त किया जाता है, F बराबर ma प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर जब पूछे जाएगा फर्स्ट नियम के द्वारा, न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम के द्वारा किस चीज को प्राप्त किया जाता है, तो बल की परिभाषा का। ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो प्रथम गति नियम से। बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? द्वितीय गति नियम से। इन सभी बातों को आप याद रखना है, तीनों नियम को आप याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित में किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? देखिए इसमें 3 घर्षण होता है। घर्षण जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है स्थैतिक घर्षण, और उसके बाद देखिए दूसरा होता है सर्पी घर्षण, और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण। इसमें जानते हैं सबसे अधिक जो है ना स्थैतिक घर्षण का मान होता है। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण का मान होता है। उसके बाद जो है ना सर्पी घर्षण का मान होता है, और सबसे कम जो है ना लोटनिक घर्षण का मान होता है। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है सबसे कम, तो क्या बोलना है? लोटनिक घर्षण। वहीं अगर जहाँ पूछा जाता है सबसे अधिक किसका होता है, क्या बोलना है? स्थैतिक घर्षण बोलना है। ठीक है, तीनों बातें को याद रखना है। यहाँ जो है ना आपको जो है ना सजाने के लिए दे दिया जाता है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद सर्पी, तब हो जाएगा लोटनिक घर्षण, आइए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध के मामला? ताप गतिकी का प्रथम नियम, देखिए प्रथम नियम से जो है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी तरंगे है? तो माइक्रोवेव, जिसको कि रेडियो तरंगे कहते हैं, माइक्रोवेव, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब तापमान बढ़ता है ना तो अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है? बढ़ती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो घटेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। देखिए यह नियम बॉयल के नियम से संबंधित है। किस नियम से? बॉयल के नियम से। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का उसके दाब के आयतन के आयतन का व्युत्क्रमानुपात पी व्युत्क्रमानुपाती 1/, पी व्युत्क्रमानुपात 1/v, इसी को कहते हैं बॉयल का नियम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय गैस है? देखिए ऑप्शन ए में हीलियम दिया, ऑप्शन बी में आर्गन दिया, ऑप्शन सी में जेनॉन दिया, ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी। देखिए ये सभी जो है ना, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सभी अक्रिय गैस है, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण होता है, कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन को फिर से सुनिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण किस गैस का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एक प्रचलित नाम नीलाथोथा है? देखिए नीलाथोरा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट को ही नीलाथोथा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक होती है? देखिए ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी टीन दिया। अब बताइए इनमें से किसका अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक होगा, तो किसका होगा? जिंक होगा, इन सभी में जिंक का सर्वाधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर देखिए, काले काले परे पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का किया जाता है, किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, काले परे पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस्टीम कोलेरा आदि किस समूह के जीव हैं? डाइस्टीम और कोलेरा ये प्रोटिस्टा का जीव है, किस संघ? प्रोटिस्टा का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो सूत्रकणिका को, किसको? सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों को माना जाता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज को ग्लूकोजेन के रूप में संचित रखता है? तो यकृत रखता है, लीवर। कौन? लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ी किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए हार्मोन नहीं होगा, यहाँ तत्व हो जाएगा, क्योंकि तत्व के संदर्भ में ही ऑप्शन दिया होगा, तो हार्मोन को काट के जो है ना आप लोग तत्व कर लीजिए। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय के गड़बड़ी किस तत्व के कारण होता है? तत्व कर लीजिए, किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए सुनिए, कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। कौन सा? गंधक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादपों में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? पादपों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा? देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परासरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परासरण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? तो किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान ये कानपुर में स्थित है। देखिए विविध में जो है ना, लुसेंट का विविध में ये सब दिया गया, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये सब जो है लुसेंट से याद कर लें, उससे आगे नहीं, उससे बाहर नहीं जाता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? दलहन हो जाएगा कानपुर। देखिए ऑप्शन सी में दिया है नई दिल्ली, नई दिल्ली में जो कृषि अनुसंधान का कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन डी में देखिए चेन्नई, चमड़ा उद्योग का कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक ना, इस तरह से आप जो है ना इन लुसेंट से याद कर लेंगे, और सारा दिया गया है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? देखिए SN राव की पुस्तक है। किसकी है? SN राव की पुस्तक है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 22 नंबर देखिए, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए ये किसने किया था? JM सेन गुप्ता ने किया था, JM सेन गुप्ता ने किया था। किसका किया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था, किसने? JM सेन गुप्ता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। बिल्कुल
5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 जो कि चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसी के संदर्भ में जो वापस लेना पड़ा था, ये बात सही है। बी नंबर में देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल इनको गिरफ्तार करके जो 6 वर्ष का सजाए सुनाया गया था। किनके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किनके द्वारा इनको सजा सुनाया गया था? तो बुरुन फिल्टर के द्वारा। किसके? बुरुन फिल्टर के द्वारा सुनाया गया था, जो कि अंग्रेज न्यायाधीश थे उस टाइम के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी पे अब आइए, ये तो सही था, ऑप्शन सी पे आइए। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल नहीं, भाग लिया था। किसान लिए थे, श्रमिक लिए थे, व्यापारी वर्ग, सभी वर्गों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो यही गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ दिया है भाग नहीं लिया, नहीं लिया था, नहीं भाग लिया था, तो नहीं को काट दीजिए, ये सही हो जाएगा। गलत क्वेश्चन को हम लोग को चुनने के लिए कह रहा था, तो गलत ऑप्शन सी है, तो यही हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। किसको? चौधरी रहमत अली को। 1933-34 में जो पाकिस्तान शब्द को इसने गढ़ा था। 1933-34 में किसने? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ना कि आप यहाँ पे अली जिन्ना नहीं मारना है, चौधरी रहमत अली मारना है, जो कि 1933-34, इसका डेट भी याद रखना है, 1933-34 में। ठीक है, आइए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सही हो जाए। 25 नंबर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था? नरबली प्रथा पर रोक जो हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। किसने? हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? स्थानीय स्वशासन जो चोल प्रशासन की एक जो है प्रमुख विशेषता था, चोल प्रशासन की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेगुती मंदिर का निर्माण जो है पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने मेगुती मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। आइए 28 नंबर देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी? देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या जो 11वें शिलालेख में किया गया था। किसमें? 11वां शिलालेख। देखिए, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बी में दिया है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का जो है चर्चा किया गया है, कलिंग युद्ध का। ठीक है, 13वां में। देखिए, सी में दिया है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में जो लोगों को जो धार्मिक जीवन जीने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा था, लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। किस शिलालेख में? 14वें शिलालेख में। इन तीनों शिलालेख को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा की, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया था? प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्र ने किया था। किसने? कृष्ण मिश्रा होगा यहाँ पर, कृष्ण मिश्रा ने किया था, कृष्ण मिश्रा ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था। मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता है, ये परगना का प्रमुख होता था, परगना का प्रमुख होता था। सबसे बड़ा विभाग होता था परगना, उसी का प्रमुख होता था। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध, देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध को ही जो है ना बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर राक्षसी तंगरी का युद्ध कहा जाता है। बन्नी हट्टी और राक्षसी तंगरी के युद्ध को युद्ध जो है ना तालीकोटा के युद्ध को कहा जाता है, जो कि 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। दक्कन के सल्तनत और जो है ना विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ। दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था 1565 में तालीकोटा का युद्ध। उसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है और राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। 34 नंबर देखिए, क्रेडल शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रेडल शब्द जो है ना कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से। देखिए, ये जितना भी कप और शब्द दिया है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिराग सात्विक का संबंध किस खेल से? देखिए, चिराग सात्विक का संबंध जो है ना आपको किससे था? बैडमिंटन से था। किससे था? बैडमिंटन से था।
ए नंबर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रोकेना ब्रोकेना विंग्स के लेखक कौन थे? ब्रोकेना विंग्स के लेखक जो है सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है ना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था? देखिए विश्व रक्तदान दिवस जो है ना 14 जून को मनाया था। कब? 14 जून को। वहीं 19 नवंबर को जो है ना शौचालय दिवस मनाया था, शौचालय दिवस। इसमें देखिए 5 जून दे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। आगे बढ़ते हैं देखिए 39 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसी को कहते हैं यूएनईपी, यूएनईपी, जिसकी स्थापना जून 1972 में हुआ था, जून 1972 में हुआ था। इसकी जो है ना मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर जो है ना कहाँ पे है? नैरोबी में है। कहाँ पे? नैरोबी में। देखिए पूछा क्या जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने कहाँ बताया? नैरोबी, नैरोबी। स्थापना पूछा जाएगा जून 1972 में, ठीक है। यूएनईपी इसी को कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था? देखिए हमने इससे पहले भी टेस्ट में डिस्कशन किया और बताया है कि गुप्तचर संस्था जितना भी हो गया, उसके बाद संसद हो गया, ये समाचार एजेंसी हो गई, ये सब ये 3 चीजों से हमेशा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है ना गुप्तचर संस्था हो गया, संसद हो गया, उसके बाद जो है ना प्रमुख समाचार पत्र हो गया, इन सभी 3 चीजों को लूसेंट के विविध वाले भाग में दिया गया, इनको आप वहां से याद कर लें। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जितना दिया है उतना से ही पूछा जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग उसको याद जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ क्या, अल मुखबरात जो है इराक की है। कहाँ क्या? इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखिए ए में दिया ईरान, ईरान का जो है ना सबाक है। कौन सा है? सबाक गुप्तचर संस्था। ऑप्शन सी में देखिए जापान, जापान का गुप्तचर संस्था जो नाइचो है। कौन सा है? नाइचो है। रूस देखिए डी में दिया रूस, रूस का हमने क्या बताया था? केजीबी, केजीबी और जो है जीआरयू, केजीबी और जीआरयू ये जो है गुप्तचर संस्था है रूस की। इन सभी को 4 तो इंपॉर्टेंट है ना, बाकी आप लूसेंट से याद कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, खनन प्रहरी ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी करता है? हमने बताया था कोयला मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय द्वारा खनन प्रहरी ऐप। बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय महिला ने जीता है? तो सविता जी ने जीता है। किसने? सविता। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यूपी के वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में। वाराणसी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जीडीपी की गणना गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित वर्ष, देखिए वर्तमान में 2011-12 है, वर्तमान में 2011-12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। भारत में जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 45 नंबर देखिए, उपभोक्ता आय स्तर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, संबंध को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? एंजल चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, एंजल चक्र के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ये 1275 दरोगा इस बार जो पीटी हुआ था उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ना 2000 ईस्वी में हुई थी, 2000 ईस्वी में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चाय का किशनगंज में, किशनगंज में किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी को जो गंगा में मिलती है, देखिए हमने इसका कल भी डिस्कशन किया। उत्तर बिहार की मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा पूर्वी तट से गंगा में मिलती है वो कौन है? महानंदा है। कौन सी? महानंदा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये 50 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो शिवहर का। जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का। वही अगर साक्षरता रेट पूछा जाएगा तो पटना, ऑप्शन ए दिया है, पटना हो जाएगा साक्षरता रेट। यहाँ घनत्व पूछा जा रहा है तो शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हमने बताया था कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, इन सभी के बारे में बताया था। देखिए कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी काटती है, माही नदी काटती है। और उसके बाद देखिए मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी?
लिम्पोपो नदी। वहीं पूछा जाएगा मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? बारमेजो नदी। कौन सी? बारमेजो नदी। और जब विषुवत रेखा को पूछेगा 2 बार कौन सी की नदी काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी, उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, और उसके बाद मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को ही 3 बार बारमेजो नदी। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी है यानी कि सबसे पुराना श्रेणी है, पुराना है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। देखिए ऑप्शन ए में दिया है शिवालिक, ऑप्शन बी में दिया है निम्न हिमालय, ऑप्शन सी में दिया है वृहद हिमालय, इसी को तो महान हिमालय कहते हैं, ऑप्शन सी डी में दिया है धौलाधर। तो बताइए, हमने पहले बताया था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय, उसके बाद निम्न मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, लास्ट में क्या बताया था? शिवालिक बताया। तो शिवालिक सबसे नया हो जाएगा, ठीक ना। सबसे इसमें पुराना कौन सा आ जाएगा? वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्राचीनतम पूछा जा रहा था यानी पुराना पूछा जा रहा था, तो पुराना हमने बताया वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो। वहीं पूछा जाता सबसे नया कौन है, तो आपको शिवालिक मारना था। आइए 53 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य तट रेखा से है? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा यानी समुद्री से पूछा रहा है। तो हमने बताया था कितना? 9 बताया था। कहां से? गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल 9 राज्य हमने बताया था, यही 9 राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? प्रवाल भित्ति ये भी हमने डिस्कस कराया था। कहां पे? लक्षद्वीप। कहां पे? लक्षद्वीप के निकट। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है भरमौर जनजाति। किस प्रांत में है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण से वर्षा होती है? किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या फिर सांझ का तारा किसको कहा जाता है? इवनिंग स्टार जिसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र हो जाएगा सही, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ज्वालामुखी, सूची 2 में दिया है देश। अब देखिए ए नंबर में दिया है माउंट रेनर। माउंट रेनर ज्वालामुखी किस देश का है? किस देश का है? यूएसए का। कहां का है? यूएसए का। बी नंबर में देखिए माउंट एटना, ये प्रचलित ज्वालामुखी है। माउंट एटना कहाँ का है? इटली का। कहाँ का? इटली का। ऑप्शन सी में देखिए माउंट पैरकुटिन, माउंट पैरकुटिन ये मैक्सिको की है, मैक्सिको की ज्वालामुखी है। उसके बाद डी में देखिए माउंट एपो जो है ना आपको फिलीपींस की है। कहाँ का? फिलीपींस का। इस तरह से इसको मिलाइए, इसको अगर जब मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए डी नंबर में दिया है 4 4 3 2 1 दिया, 4 3 2 1 दिया। आप इसको काटिए और बनाइए क्या? 4 तो रहने दीजिए, एक का 4 है। बी का यहाँ पे 3 दिया है, बी को 3 को काट के 1 बना लीजिए। कितना? 1 बना लीजिए। बाकी देखिए सी का 2 सही है, डी का हो जाएगा 3, 1 को काट के 3 बना लीजिए। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिए। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सुनिए, ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी पैरेनीज, ऑप्शन डी एपिनाइंस। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? देखिए स्कैंडिनेवियन देश में जो है ना टोटल 5 देश समूह है। आपको याद रखना है, इसमें टोटल 5 देश शामिल है। हम 5 देश का आपको नाम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। उसमें से जो शामिल नहीं पूछा जाएगा आप जो है ना छाट के बना लेंगे। तो देखिए इसमें 5 दिन, पहला देश जो कि यहाँ पे दिया है डेनमार्क शामिल है। दूसरा फिनलैंड, तीसरा देखिए दिया है स्वीडन, तीसरा स्वीडन, चौथा आ जाएगा नॉर्वे। कौन सा आ जाएगा? नॉर्वे। पांचवा आ जाएगा फिनलैंड। देखिए हमने 5 देश बताया, 5 देश इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ए में देखिए हम 1 नंबर में क्या बताया? डेनमार्क। बी नंबर में क्या बताया आपको? दूसरा नंबर में फिनलैंड, तीसरा नंबर में स्वीडन, चौथा नंबर में नॉर्वे,
चौथा नंबर में नॉर्वे, पांचवा में जो है आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आइसलैंड। इस तरह देखिए आप अगर यहाँ इसको आप मिलाइए, देखिए आप क्या इसमें नहीं शामिल है। ऑप्शन ए में दिया है डेनमार्क दिया है, ऑप्शन बी में दिया है फिनलैंड दिया है, ऑप्शन सी में देखिए नॉर्वे दिया है, नॉर्वे दिया, ऑप्शन डी में स्वीडन दिया। देखिए ये सभी देश शामिल है, इसमें से बोल रहा है नहीं शामिल है, तो इसको आप जो है ना इसको जो है सी को काट लीजिए, नॉर्वे का काट के जर्मनी कर लीजिए, उसके बाद इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो आप जर्मनी दे सकते हैं, शामिल नहीं है। 5 देश इसमें शामिल है, पांचों देशों का आपको नाम याद रखना। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया है? किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का करने का प्रयास किया गया? देखिए 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। वहीं अगर जब पूछा जाएगा यहीं पे, पहले सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में होता था, लंदन के साथ साथ जो है भारत में होने लगा, तो किस अधिनियम के द्वारा? लंदन के साथ साथ भारत में होने लगा, तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया, किस अधिनियम? तो 1833 का अधिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पोस्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था, बी सही हो जाए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए समाजवादी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें जो इसके द्वारा जो 3 वर्ड को जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, कौन कर? पहला समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता को जोड़ा गया। तो इसमें से देखिए दिया है कौन सा ऑप्शन? इसमें से आपका दिया है समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? हमने क्या बताया? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगर जहाँ कौन सा शब्द पूछा जाता था, आपको शब्द बताना था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित, अनुच्छेद 29 देखिए 29 और 30 ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, लेकिन 29 कह रहा था अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 65 नंबर देखिए, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कर अनुमोदन होता रहा तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया था, जो ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया था, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। अन्य जो है आपको राष्ट्रपति शासन हो गया, उसके बाद वित्तीय आपात हो गया, ये दोनों जो है ना मौखिक तौर पर लगाया था, मंत्रिमंडल के सलाह से लगाया जाता है, मौखिक सलाह से लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात जो है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से लगाया था। इस बात को आप याद रखना। राष्ट्रीय आपात की चर्चा कितना है? अनुच्छेद 352 में, उसके बाद राष्ट्रपति शासन का 356 में, वित्तीय आपात का 360 में। ठीक है, 360 में। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात कर अनुमोदन होता है तो इसके कितने समय तक बाद बढ़ाया जा, मतलब इसको कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो कोई लिमिट नहीं था, अनिश्चित काल तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकता है? देखिए ये अनंत बार हो सकता है। कितना बार? अनंत बार हो सकता है। देखिए जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने थे, तो वो तीसरा बार भी बनना चाह रहे थे, जिसके कारण जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरा बार इनको नहीं बनाना चाहते थे। इसी के तौर पर जो एक नियम इन्होंने लागू करना चाहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अमेरिका में जो है ना अधिक जो है ना 2 ही बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, तो वही नियम भारत में ही लगाना चाहते थे। लेकिन जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यह बात पता चल गई, जिनके कारण इनको लगा कि संविधान में संशोधन क्यों करें, हम क्यों करवाएं, इससे अच्छा है कि हम जो है ना तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। बात यही था। तो इनको जो है निर्धारित सीमा नहीं थी, इसके बाद जो है संशोधन नहीं करना पड़ा था। अब चाहे तो 3 बार बन सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीमा समय निर्धारित नहीं है। 67 नंबर देखिए, सांसद में कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? बताइए।
1/10, 1/10 कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए प्राक्कलन समिति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। 30 का 30 जो है ये लोकसभा सदस्य होते हैं। कितना होता है? लोकसभा के सदस्य होते हैं। 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। आइए देखिए यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए ऑप्शन ए सुनते हैं हम लोग, क्या कहता है? केंद्र और एक या अधिक राज्यों में विवाद, बिल्कुल ये तो सम्मिलित है। बी नंबर में देखिए, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, हाँ ये भी है, सुप्रीम कोर्ट इसका करेंगे। सी नंबर में देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद का भी जो है समझौता जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डी में देखिए उपर्युक्त में सभी दिया है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो है क्षेत्राधिकार का जो चर्चा जो अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा अनुच्छेद 131 में, इस बात को भी आपको याद रखना है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये बार बार टेस्ट में आता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो बताइए, के संथानम, किसका? के संथानम समिति के सिफारिश पर, के संथानम समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए 70 तक जीएस था, जीएस का हमने डिस्कशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना अगले सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।